संघ ने 100 साल पूरे करने में क्या कुछ पीछे छोड़ा? आज भी डॉक्टर हेडगेवार कहीं स्वर्ग से देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि मैंने जो रास्ता बताया वो 100 साल तक बेबाक चला है। संघ की आत्मा ये है कि वी आर मेंट फॉर द नेशन। रामलला के यहाँ चोरी की बात चल रही है, इस पे आरएसएस का स्टैंड क्या है? पहले इंस्टेंस में ही हमने नकार दिया, कैन नॉट बी द स्वयंसेवक, और स्वयंसेवक हमने जब नकार ही दिया तो यही सबसे बड़ी सजा है। हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं उसको लेकर के आपकी राय क्या? त्याग में बलिदान सहित अपने समाज को अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, संस्कारित कैसे कर सकते हैं, वो श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त समाज, समस्त राष्ट्र एक सूत्र में पड़ा जाए, वो हिंदू राष्ट्र है। एज अ होम मिनिस्टर आप कितना कामयाब उन्हें मानते हैं? अमित भाई एक अच्छे स्वयंसेवक रहे हैं, विद्यार्थी कुछ अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। जो समस्याएं रिजोल्व नहीं हो सकती थी, ऐसी अनेकों समस्याओं का समाधान किया। जब तक बीजेपी है तो आरएसएस का हिस्सा है, और आरएसएस का विचार अखंड भारत हमारा देह है, वो कब किस रूप में आएगा ये अगला स्टेप है। दुनिया में करीब 30,000 स्कूल, जानते हैं किसके हैं? विद्या भारती। विद्या भारती को अगर आप जानते हैं तो जानते हैं इसका संबंध किससे है, इसकी प्रेरणा किससे है? वो संघ से है। दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी परिषद, जानते हैं इसका ताल्लुक किससे है? संघ की प्रेरणा से है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो आज एक बड़े मुद्दे को लेकर के चल रही है, जानते हैं इसका आधार, इसके पीछे और इसमें सबसे ज्यादा जो नेता आते हैं उनके संस्कार किसके हैं? वो संस्कार भी संघ के हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि, आपने ये शब्द बचपन में सुना होगा और आज की जनरेशन के लिए ये एक वाक्य जरूर बन गया होगा, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश की सेवा, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और साथ ही साथ जागृत करना सामाजिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर, ये किसका उद्देश्य है? ये संघ का उद्देश्य है। और संघ ने इसी उद्देश्य के साथ जन्म लिया, 100 वर्ष पहले जन्म लिया। और आज संघ के आगे जहां 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो यकीन मानिए इसमें खुशी के साथ 100 चुनौतियां भी हैं। क्या संघ वही संघ है जो बनकर चला था, या संघ ने बहुत कुछ अपने आप को बदल लिया? क्या वही उद्देश्य है जिस उद्देश्य के साथ एक व्यक्ति सामने आया और उसने कहा हम व्यक्ति का निर्माण करेंगे, हम व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे? क्या ये व्यक्ति निर्माण सच में आज धरातल पर हो रहा है? हम यहाँ पर दोनों तस्वीरों पर बात करेंगे। संघ ने 100 वर्ष पूरे किए, बहुत बधाई हो, लेकिन संघ ने क्या कुछ पीछे छोड़ दिया? क्या वो उद्देश्य पूरे किए जिसके साथ उन्होंने जन्म लिया था? हम उस पे भी बात करेंगे। क्या संघ के बिना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पूर्ण है? हम उस पे भी बात करेंगे। क्या संघ का मोटिव पूरा नहीं होता? क्या उसके पास आज वो छड़ी है, वो न्याय दंड है जिससे वो कह सकता है कि ऐसे नहीं चलना है? क्या संघ में जब एक कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक प्रचारक परिवार, जीवन, अपनी सारे संसार को छोड़कर आगे बढ़ता है, यहाँ नेता का कुर्ता अगर पहन लेता है तो क्या वो संघ के संस्कार याद करता है? हम इस पे भी बात करेंगे। आज हम समता और संतुलन में बात करेंगे। इसीलिए आज हमारे साथ जो शख्स है ना, वो पूरे संघ परिवार में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सच्ची सच्ची, कड़वी कड़वी दोनों बातें बेबाक तरीके से कहता है। आपने सुना है भारत विकास परिषद, जैसा नाम यथा काम, भारत के विकास का एक परिषद। और पता है उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? एक कार्यकर्ता बन करके। हमारे साथ हैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन भाई साहब जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। पावर कॉरिडोर में। और मैं इसलिए आपके सामने बहुत सहज हूं कि मुझे पता है आप प्रश्नों का उत्तर बड़ी ईमानदारी से देंगे। सबसे पहले मुबारक हो, संघ ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। धन्यवाद। और मुझे ये भी पता है कि आपके 100 साल पूरे नहीं होते हैं, आप 1000 साल की पहले ही मैपिंग कर लेते हैं। जी। संघ ने 100 साल पूरे करने में क्या कुछ पीछे छोड़ा? रमा जी, इसमें ना कई बातें ऐसे आएंगी, मूल्यांकन करने का तरीका, मन, इतनी स्पष्टता से हम पिछले 100 साल की सारे उसका अवलोकन
हम मान लो भारत विकास सूची में काम करते हैं, हमारा मोटो है भारत का विकास, चहुमुखी विकास। विकास मतलब कोई आर्थिक नहीं है, तो चहुमुखी विकास। उसकी दृष्टि से हमारा मौलिक चिंतन है सेवा संस्कार। समाज के ऐसे ओपिनियन मेकर्स लोगों को मिलकर के संपर्क करके इस सेवा संस्कार के कामों में लगाना। आज संघ को 100 साल हुए हैं और हम उस पर गौरव करते हैं कि हमने डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब 1925 में संघ शुरू किया और एक ही वो उनका मोटो था, एक ही हेतु था, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और हम गौरव से कहा करते कि संघ कुछ नहीं करेगा, व्यक्ति निर्माण करेगा और व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण करेगा। ये बात हमारी कॉमन आज भी है, पहले भी थी। तो इन सारी बातों का जब हम बेबाक होकर के अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो तुलनात्मक जो संगठन 10 साल चले, 20 साल चले, 50 साल चले, बिखर गए, आज गांधीयन बहुत हैं और गांधी जी का जीवन जीने वाले कम लोग हैं। लेकिन आज डॉक्टर हेडगेवार का यह मोटो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये कम होगा, लेकिन आज भी डॉक्टर हेडगेवार कहीं स्वर्ग से देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि मैंने जो रास्ता बताया वो 100 साल तक बेबाक चला है और काम चल रहा है। लेकिन ये बात भी ठीक है आपकी कि जब संगठन बड़ा हो जाता है, संगठन के ऊपर कई प्रकार के दायित्व हो जाते हैं, तो कई रास्ते अधूरे कहिए या थोड़ा भटक जाते हैं, डाइवर्जन हो जाता है। कुछ अधिक आवश्यक बातों के लिए कुछ कम आवश्यक बातें छूट जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज भी संघ की आत्मा ये है कि वी आर मेंट फॉर द नेशन। जैसे आपने कहा है, निश्चित रूप से आज भी हम घर बार छोड़ के, घरों में कितनी परेशानियां आई होंगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, कितना हम मन किया होगा, कष्ट हुआ होगा, लेकिन एक ही ध्येय कि हमको राष्ट्र को अच्छा बनाना है, देश अच्छा बनाना है। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो मिशन है, ये मिशन व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति चिंतन करता है, हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, वो सब कार्यकर्ता जब अपनी उस यात्रा को याद करते हैं और हम क्यों इन्वॉल्व हुए, क्यों हम अंदर आए और अंदर क्यों आए। मैं पढ़ता था, अच्छा वो था, मैं फार्मेसी गया, मेरी बहुत इच्छा थी मैं अब्रॉड जाऊं, पढ़ूं, लेकिन वो सारी चीजें छोड़ करके मैं इधर आया। वो मिशन, उस टाइम का जो मेरा ध्येय था, जो मन में एक जज्बात थे, मैं ये करूंगा, हम ये करेंगे, हम ऐसे लोग निर्माण करेंगे। और जेएनयू जैसी संस्थाओं में, मैंने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया, छात्रों के बीच में मैं आह्वान करता था कि हम ऐसा करेंगे, आप आइए, यू विल सी इन योर लाइफ। अपने जीवन काल में हम देखेंगे कि भारत कितनी ऊंचाई पर गया है। आज वो बालक कह रहे होंगे वो कि सूर्य जी कहा करते कि अपने जीवन काल में देखे, तो नहीं देखा। सूर्य जी तो कहते थे कि एकदम स्वर्णिम आ जाएगा। अब ये हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि हाँ आने वाला है। हाँ। कुछ लोग कहते होंगे कि आज हम बहुत निकट हैं, लेकिन नहीं है ना। ये आप मानते हैं? हमने आज नहीं है ना, बहुत सारी बातें हैं। समाज में आज पारिवारिकता का अभाव है, समाज में आज इन मूल्यों का अभाव है। आज हम ऐसे व्यक्ति खड़ा करने में असमर्थ रहे हैं कि जो मॉडल बनकर के पूरी दुनिया का आह्वान कर सके। ट्राई टू बी, आप ऐसे बनो।
ये मैं मॉडल है हमारा। स्वामी विवेकानंद जी दूसरा तो नहीं निर्माण कर पाए हम। तो संघ की तो ये नैतिक जिम्मेदारी वो लेके चले हैं, और आपको तो घर में जो नया बच्चा पैदा होता है उसका नाम तक, नामकरण तक पता होता है, तो फिर कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं? हाँ, तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि हम्म। जब हम उन सारे जीवन भर की 100 साल की यात्रा, यानी हमारी 40-50 साल की जो यात्रा है, उस यात्रा को जब हम देखते हैं तो उस यात्रा में जो सक्रियता या जो एक वास्तविकता चाहिए थी, जो हमारे मिशन था, उस मिशन के साथ चलते चलते जो चीजें बीच में छूट गई, कारण कुछ भी होगा, उसका एक अलग विषय हो सकता है। तो वो क्यों छूटी, वो क्यों नहीं आगे चली, ऐसी कौन सी बातें थी? हमारे सरदेव दत्तोपंत जी कहा करते कि इफ यू वांट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव फॉरगेट अबाउट द पब्लिसिटी। अगर संगठन चाहिए तो पब्लिसिटी छोड़ दो, भूल जाओ, और पब्लिसिटी चाहिए तो फिर संगठन नहीं हो सकता। तो आप तो ब्रांडिंग में बहुत आगे हैं, वो कहते थे ना, मार्केटिंग ब्रांडिंग सब में बहुत आगे चल रहे हैं। तो अब इस तरह से अब वो आवश्यक लगा होगा। लोग कहने लगे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम पब्लिसिटी नहीं करेंगे, हम लोगों के सामने नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे। तो ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी था कि नहीं, ये एक अलग विषय। अच्छा, लेकिन जरूरी है, हो सकता है, लेकिन आज ये जरूरी हो गया। तो जो संगठन है, जो आरएसएस है, इसके पंच परिवर्तन में हमारा मीडिया भी है, शिक्षा सबसे ऊपर है, राजनीति भी है। आप इसे कहाँ देखते हैं, इस दृष्टि को? आप कहाँ पर आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया? नहीं, अधूरा नहीं रहा। मैं और बात बताता हूँ। आज पंच परिवर्तन है, स्वदेशी है, स्वदेशी, हाँ, ठीक है, पारिवारिकता है, परिवार प्रबोधन जिसको कहा, ठीक है, महिला है, नागरिक के कर्तव्य हैं, ठीक है ना, पर्यावरण है, ये है ना, ये पांचों बातें। व्यक्ति निर्माण में ये कौन सा अभाव है? जब व्यक्ति निर्माण का हमने काम शुरू किया, उसमें ये सारी चीजें आती है ना। एक स्वयंसेवक के नाते एक शाखा में हमने ये सब काम, परिवार प्रबोधन, आज परिवार प्रबोधन हमारा संगठन है ना। स्वदेशी का पिछले 30-40 साल से 50 साल से स्वदेशी जागरण मंच है ना, ठीक है ना। और हम जो काम कर रहे थे शाखा के माध्यम से, व्यक्ति निर्माण करना, व्यक्तित्व निर्माण करना, उसमें ये पांचों बातें आते हैं ना। तो आज पंच परिवर्तन का जो वो है, ये कोई नया मंत्र है क्या? ये सोचने की बात है। तो कहाँ चूक हो रही है? अच्छी बात है, नहीं चूक नहीं हो रही, फिर काम में कहीं नहीं हो रही। हमारी जो, जैसे कई बार कोई होमवर्क होता है ना, वो होमवर्क छूट जाए, व्यक्ति बाद में आकर के सोचता है यार मेरा ये होमवर्क छूट गया है। क्लास वर्क तो अच्छा चल रहा है, हाँ, लेकिन होमवर्क में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। उसमें अब ये चीजें ऐसी लगी कि हम समाज में इन चीजों को पूर्णतः आज नहीं कर पाए, नहीं हुआ, इसलिए इन चीजों पर, इन बिंदुओं पर विचार करके अभी समाज में ये चीजें अग्रिम रूप से, अग्रेसिव रूप से परिवार प्रबोधन। अब मैंने कहा ना कि मैं एक परिवार में बैठा था, 4 परिवार, 4 सदस्य है, चारों के पास 4 मोबाइल। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा आपस में एक दूसरे को मोबाइल देखने की छूट है क्या? हाँ। तो चारों ने मना कर दिया। पासवर्ड थे सब। तो मैंने उनसे पूछा, पिता पुत्र में, माँ बेटी में ऐसी कौन सी सीक्रेट चीजें हैं जो एक दूसरा नहीं दे सकता? तो ये पारिवारिक, हम परिवार प्रबोधन कर रहे हैं और परिवार में पारिवारिकता खत्म हो गई है। चुनौती यहाँ है, इस चुनौती को देखते हुए संघ ने विचार करके परिवार प्रबोधन होना चाहिए। हमने भारत विकास परिषद में इसी बात को कहा, पारिवारिक संस्कार होने चाहिए। हाँ। पारिवारिकता तब आएगी जब पारिवारिक संस्कार होंगे। हमारी बेटी है, उसको ही लगता है हाँ मेरा परिवार है, मेरे पापा का इतना बड़ा नाम है, वो परिवार के साथ जुड़ेगी। जब उसको गौरव होगा मेरे पिता का, पत्नी है, वो सोचेगी मेरा परिवार जिम्मेवार, मैं परिवार की गरिमा को बढ़ाऊं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवार पत्नी।
माँ है, माँ सिर्फ बच्चों को नहीं तो पूरे समाज के छोटे उसके मित्र आगे बालक के वो ममता से उसको खिलाती है, उसका ममता जागृत, ये परिवार प्रबोधन है। ये समाज में आना चाहिए, परिवार में ही नहीं। मैंने तो परिवार की बात बताई, लेकिन ये परिवार से निकल करके समाज में आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे पुरुष है तो उसको एक जिम्मेवार मुख्य होना चाहिए, वो घर की हर छोटी बड़ी आवश्यकता वो उसको देखता है, देखना है। और वही नहीं मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी को, पहले पूरा समाज का ही परिवार की कल्पना होती थी। तो ये जो चीज है इसकी कल्पना ये पारिवारिकता कहलाती है, परिवार पर। आरएसएस हमेशा विवादों से बचता है और वो चाहता भी नहीं है कि वो विवादों में आए, क्योंकि उसको पता है पर्दे के पीछे हमें जमीन पर काम करना है, लेकिन विवाद आरएसएस को पकड़ लेते हैं। अभी रामलला के यहाँ चोरी की बात चल रही है, अयोध्या में चोरी की बात चल रही है, जो भी परिणाम हो, लेकिन मेरे को आपसे ये सवाल करना है, इस पे आरएसएस का स्टैंड क्या है? देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, एक बार बहुत पहले की बात बताता हूँ। हाँ जी। समाज में अनेकों कुरीतियां हैं, ठीक है, बुराइयां हैं, उस सब में हमारा मंत्र क्या है कि संस्कारित परिवार हो, संस्कारित समाज हो। संस्कारित समाज ही उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है ना। लेकिन हमारे सोचने से तो नहीं हो जाता, करना पड़ेगा। करप्ट भी हैं, रिश्वत भी लेते हैं, चोरी भी करते हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं उसकी गहराई में तो अभी नहीं ज्यादा इससे जुड़ा हूँ। लेकिन गुरुजी ने एक बार, गुरुजी को आप पत्रकार ने पूछा कि गुरुजी कोई स्वयंसेवक जेब काटता पकड़ा जाए तो आप क्या कहोगे? तो गुरुजी ने एक बिल्कुल तुरंत कहा कि वो स्वयंसेवक नहीं हो सकता जो ऐसा काम करे, जो ऐसा काम करे। तो जो जिसने भी किया होगा, किया कि नहीं किया, लेकिन आज ये बात भी आई है हमारे लिए, ये एक पीड़ा की बात है कि हमारे उसमें तंत्र में इस तरह की बात कैसे आ गई। लेकिन वो स्वयंसेवक नहीं हो सकता, वो संघ का व्यक्ति नहीं, इज नॉट सपोज्ड टू बी आरएसएस पर्सन। अगर इसमें अपनों का ही इन्वॉल्वमेंट निकलता है, उसको दंड मिलेगा? देखिए दंड तो अगर कल्प्रिट है कोई भी है XYZ, जैसे मैंने कहा पहली बात तो पहले इंस्टेंस में ही हमने नकार दिया, ही कैन नॉट बी द स्वयंसेवक, राइट। और स्वयंसेवक हमने जब नकार ही दिया तो यही सबसे बड़ी सजा है। उस समाज में घूमेगा जाएगा, लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, थूकेंगे, क्या किया क्या किया, ठीक है ना। इसलिए संघ का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है, हम किसी भी गलत आदमी को संघ के स्वयंसेवक के नाते, वो गलत काम करता रहेगा हम सीने से लगाते रहेंगे, नहीं नहीं उसने किया, नहीं उसने ये नहीं किया, वो जिसने किया वो स्वयंसेवक नहीं हो सकता, उस संघ का वो नहीं हो सकता, चाहे छोटा है या बड़ा है। हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? देखिए हिंदू राष्ट्र एक दृष्टि से, हिंदुस्तान, हिंदू हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। हाँ जी। एक संस्कृति, एक कहा जाए कि अपनापन जिस भाव से आता है। आप चाणक्य के टाइम से आप सोच लीजिए, साधु संत होते थे, सन्यासी होते थे, वो इतने देशभक्त होते थे कि देश पर समाज में काम बुराई आ गई, वो घर घर जाते थे भिक्षा लेने, समाज का अध्ययन करते थे, समाज में कौन सी बुराई आ गई, उस बुराई को दूर करने के लिए वो घर घर जाया करते। अहमद शाह अब्दाली आया, कितने मंदिरों को तोड़ दिया, ठीक है। योगी परंपरा आपकी, ये गोरखपुर की जो उसकी थी, गुरु गोरखनाथ, उनकी परंपरा थी योगी, वो जोगी होते थे और वो घर घर जाते थे, भिक्षा दे ही माई, और वो माँ अंदर से लेके आती थी, आटा लेकर, पहले बड़े अमीर घर थे तो वो धन संपदा लागत, और वो योगी कहता था नामा देश पर संकट आया है, अपनी कोख से पैदा एक बच्चा जोगी बनने के लिए जो देश में जागृति लाएगा, ऐसा चाहिए। ये परंपरा थी हमारी।
साधु संतों से लेकर के सामान्य व्यक्ति तक राष्ट्र के साथ जुड़े होते थे और उनकी दिनचर्या, उनका जीवन त्याग में होता था, बलिदान में होता था। बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए आगे जाते थे। वही योगी सिकंदर आया। सिकंदर यहाँ से महिलाओं को कैद करके ले जा रहा था। उनके सैनिक उन पर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार करते थे। एक बेटी उन दरिंदों से छूट करके भागी। एक सन्यासी भी अरस्तु के कहने से, अरस्तु के उस पर करने से सिकंदर अपने साथ लेके चल रहा था। उस सन्यासी के कुटिया में वो बच्ची चली गई। उसने उसको अभयदान दिया, बैठो बेटा। उसके सैनिक आए कि छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मालूम नहीं राज आज्ञा का क्या होगा, मुझे डराओ मत। रात को उन्होंने एक अलाव जलाया और उसको उससे बांध दिया किसी स्तंभ से। और सिकंदर ने कहा कि देखो हम कैसे वो करते हैं, सन्यासी तुम देख लो हमारा राजतंत्र क्या है। तो उसने उसको उस अलाव में डालने की आज्ञा दी और सैनिक जाकर के उसको डालने लगे। वो सन्यासी नपे तुले उससे जाकर के स्वयं प्रवेश कर गया आग में। वो भागा सिकंदर बचाने के लिए, क्योंकि उसके गुरु के मानत थी। लेकिन जब तक वो आता उसके हाथ जलने के अलावा कुछ नहीं। सन्यासी धो करके चला गया। और अरस्तु को कहेगा भारतीय जीवन की विशेषता क्या है। ये हिंदू विशेषता है। हिंदू बजरंग दल ये वो ये नहीं है। ये बनना है, हमने ये बनाना है। लेकिन ये तो पीछे रह गया। अब तो बहुत ज्यादा त्याग में बलिदान सहित अपने समाज को अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, संस्कारित कैसे कर सकते हैं, वो श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त समाज बने, समस्त राष्ट्र एक सूत्र में परा जाए, वो हिंदू राष्ट्र है। उसकी कल्पना है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति विवेकानंद है। सारी दुनिया में विवेकानंद ने मॉन्क ऑफ हिंदू क्यों कहा? उसने हिंदुत्व का एक जीता जागता चित्रण किया ना। लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे विवेकानंद? नहीं, अब ये सारी प्रक्रिया है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करते करते धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे जब इस धरती पर विवेकानंद जैसे एक नहीं हजारों लोग होंगे। आज अध्यापक हैं हमारे, उस तरह के अध्यापक हैं क्या? गुरु वृंद, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिया बताओ। कौन राष्ट्र का कौन निर्माण करते थे? टीचर करते थे। चाणक्य ने कहा कि तुम सामान्य वेतन भोगी व्यक्ति नहीं हो, तुम देश के निर्माता, राष्ट्र के निर्माता हो। और चाणक्य ने उस समय एक क्रांति लाई टीचर के माध्यम। आज हमारे टीचर कैसे हो गए हैं, हमको ठीक करना है। जैसे आपने कहा विद्या भारती में, और अन्यथा भी ऐसे शिक्षक आज निर्माण किए हैं जो बिना डिग्री के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति बन रहे हैं। आज टाटा ये वो उनको 50 लाख रुपए पे दे करके उनको हायर कर रहे हैं। वो प्रथा चली है। श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे निर्माण करना है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति स्कूलों में, कॉलेजों में छोटे छोटे बालकों को करना पड़ेगा, तब विवेकानंद पैदा होंगे। आरएसएस के बारे में अगर आपको बोलने के लिए कहा जाए तो मुझे लगता है मुझे भी 100 एपिसोड करने पड़ेंगे, जैसे आपने 100 साल पूरे कर लिए। लेकिन आज ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपको आरएसएस के बारे में सुनने को मिलते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता? बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, मैं विवेकानंद इसमें भारत का सृजन काम करते हैं और मैं खूब, सब महिलाएं भी आती हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, व्हाट इज योर मिशन? फर्स्ट सी योर मिशन, हाउ यू कंप्लीट योर मिशन। तो आपका विजन क्या है, उस मिशन को समझना, उस मिशन को पूर्ण करना। और उस मिशन को पूर्ण करने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाना पड़ेगा?
तो हम वो मिशन पूरा कर सकते। अगर तुम भारत विकास परिषद में आकर के उस मिशन के लिए काम कर रहे हो तो आप भारत विकास परिषद के व्यक्ति हो। अगर वो मिशन नहीं समझ में नहीं आया तुम्हारे, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तुम किसी और पर्पज के लिए अपना एक हवाबाजी करने के लिए, अपना एक पब्लिसिटी करने के लिए, नो। हमारा एक सब स्पेसिफिक मिशन है हमारा, संस्कारित भारत, आत्मनिर्भर भारत। ये सरकार का नहीं है, ये हमारा है। चहुमुखी विकास राष्ट्र का तब होगा, सबसे पहली बात, जब तक संस्कारित भारत नहीं होगा तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते, भारत का विकास नहीं कर सकते। इसलिए हम ये आह्वान करते हैं। इसी तरह संघ में है, संघ में मूलतः ये है व्यक्ति निर्माण, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। अभी कहा ना, पंच परिवर्तन में आता है ना, नागरिक का कर्तव्य पालन करना, और इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना। अब जो मिथ रह गए, हम एक काम कर रहे हैं ना, आंदोलन है ना, बहुत जगह कई तरह की कमियां होंगी, कई तरह के अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग आज तक संघ को जानते भी नहीं होंगे, पब्लिसिटी के द्वारा जानना अलग है, लेकिन एक व्यक्ति कैसा बनता है, शाखा में कैसे व्यक्ति अच्छा बना जाता है, इस आंदोलन में कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितने कितने श्रेष्ठ लोग अनाम चले गए, नाम भी नहीं है, हजारों प्रचारक आज चले गए, पीढ़ी दर पीढ़ी जब चले जाते उनका कोई जानता भी नहीं, लेकिन वो एक प्रवाह चला गए, अपने जीवन में एक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ते गए। ठीक है ना। इसलिए जो मिथ आप कह रही हैं, जो आज लोगों के सामने, एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, मीडिया ने संघ के प्रति इतनी एक्सपेक्टेशन जगा दी जैसे जादूगर नया समाज ठीक हो जाएगा। तो आप भी तो नागपुर में सारे मीडिया को बुला लेते। हाँ, लेकिन ये आपने भी तो इन लोगों के अंदर इतनी उम्मीदें जगा दी कि अब नागपुर का रास्ता सबसे आसान है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो आपकी बात का वो है कि जब समाज में संघ से इतनी अपेक्षाएं जागृत हो गई, शॉर्टकट तो है नहीं कोई। ठेंगड़ी जी कहा करते, दिस मे बी द लॉन्गेस्ट वे बट दिस इज द शॉर्टेस्ट। यही रास्ता सबसे छोटा है, इस पर चलना पड़ेगा। साल 2 साल नहीं, 100 साल 1000 साल भी लगेंगे, बट दिस इज द ओनली वे। यही एकमात्र रास्ता है, इट मे बी लॉन्गेस्ट वे। ठीक है ना। तो हम करते जा रहे हैं, समाज की एक्सपेक्टेशन जागृत है, उसके कारण से मिथ लगता है, लेकिन इतने सब लोग आज लगे हैं। अब हम जैसे भारत विकास परिषद लगे तो हमें लगता है कि विल डू समथिंग। आज भारत विकास परिषद के हर एक कार्यकर्ता को लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे इस मिशन तक पहुंचना है। ऐसे विद्यार्थी परिषद को लगता है, इतने युवक, आज लाखों युवक, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसको लगता है कि वी हैव टू डू दिस वर्क। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सेवा के काम में जाते हैं। आज विद्यार्थी परिषद का सेवा, यूथ फॉर सेवा, ऐसा एक संगठन बनाया उन्होंने, और कितने ही छात्राएं हैं। आज स्वावलंबी महिला, आत्मनिर्भर महिला ही नहीं तो महिला एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर के समाज के निर्माण में काम करे, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है ना। इन सब का संचित जो परिणाम होगा वो हिंदू राष्ट्र होगा। बट इसके लिए हमको अभी रास्ता तय करना है। अगर बीजेपी आज अपने मोटिव से हटती है तो संघ का, आरएसएस का स्टैंड क्या होगा? We'll try to be, आप ठीक रहो, सुनसेक हैं, सुनसेक के नाते उनको बताएंगे ये अच्छा नहीं है। देखो मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई के पास गया, 3रा साल था उनका। मैंने गुजरात में उनकी कार्यशैली देखी, हाँ, बहुत करीब से निकट से देखा, उनकी श्रेष्ठता, उनकी सब निर्णय लेने की बहुत निकटता से उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा। एक मतलब मैं कहूंगा कि एक महान व्यक्ति के नाते देखा। यहाँ प्रधानमंत्री आने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा, मैंने कहा नरेंद्र भाई, आप गुजरात की तरह से गवर्नेंस
आज वो शैली आपकी बदल गई है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और एक बहुत अच्छे ढंग से, इतने बड़े व्यक्ति होने, सारी दुनिया में नरेंद्र भाई का डंका बज रहा था पहली बार। हाँ, शुरू का तो एक अलग था। तो उन्होंने कहा मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पहली बार ये जिम्मेवारी संभाली है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, इसलिए जो तुम कार्यशैली कह रहे हो वो कार्यशैली नहीं, वो इस आवश्यकता के अनुसार जो जो परिवर्तन करने की बातें हैं वो मैं कर रहा हूँ, और इसमें और भी बदलाव आएगा। अब उन्होंने एक मेरे जैसे बिल्कुल साधारण से कार्यकर्ता को, मैं तो उसमें कहेंगे तो गिनती में कहीं गिनती नहीं हमारी, लेकिन मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतने दरिया दिल से, इतने बड़े मन से कहा कि उसका ये कारण है। यही तो संघ की खास बात है, संघ के लोगों की खास बात है। कहते हैं गिनती नहीं और एक्सेस बड़ा अच्छा होता है। नहीं, लेकिन ऐसी गिनती भगवान करे सबकी ना हो। अब आप सोच लीजिए संगठन का आज सर्वोच्च व्यक्ति नरेंद्र भाई हैं, और वो ये बात कहते हैं उनके सामने। मैं ऑथेंटिक थोड़ी था। आपने तो जनरल बोला। जनरल बड़े बड़े अधिकारी, पूजनीय संचालक जी हैं, सरकारवाजी हैं, और जो राजनीति का काम देखते हैं, जो इस सारे में ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, उनमें से तो कहीं भी नहीं था। लेकिन मेरे को उन्होंने डांट के या कुछ थोड़ा सा मुंह चढ़ा के नहीं बोला, अरे तुम्हें क्या मालूम है, ऐसा नहीं कहा। एक बहुत ही दरियादिली से उन्होंने मुझे कहा, ये उनका बड़पन है। लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के प्रश्न को भी जो बिल्कुल छूने वाला था, उन्होंने बड़े अच्छे, जो आलोचना लग सकता था, लेकिन उन्हें आलोचना नहीं लगा, उन्होंने उसका उत्तर दिया। मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूँ। ये 10 साल हो गए, 9 साल हो गए उस बात को। तो अब समझिए कि कितना अधिक परसेप्शन है परस्पर एक दूसरे का। फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद में गया तो उन्होंने पूछा भारत विकास परिषद कैसे काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, कितने स्वयंसेवक संगठन में है, नए लोगों को कितनों को बनाया। अब वो बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, हर तरह से उसमें है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको भी हमारे संगठन की चिंता है। मैंने बताया कि हम बाहर के लोगों को ज्यादा लेते हैं और उनको स्वयं से गुणा करके हम संगठन में लगाते हैं, तो बड़े खुश हुए। तो ये आपस में हमारा तालमेल है। इसमें ये नहीं है कि भी राजनीति ऐसा करेगी। अब राजनीति में काम करते हैं तो बेचारों को उन्हीं को उस पर सारा स्ट्रेस रहता है राष्ट्र निर्माण का, हम सब पर रहता है। विद्यार्थियों में है, विद्यार्थियों में देशभक्ति आनी चाहिए, तो विद्यार्थी परिषद के लोग लगे रहते हैं। बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। जेएनयू में मैंने देखा, स्टूडेंट लाइफ है, उसमें कितने बच्चे भटक जाते हैं इधर, लेकिन विद्यार्थी परिषद उसके लिए जिम्मेवारी लेता है। हाँ, हमको ठीक करना है, समाज को ठीक करना है, तो विद्यार्थी अच्छे बनने चाहिए, ठीक है ना। विद्या भारती है, अब जैसे आपने कहा इतने स्कूल, विद्यार्थी भारती के माध्यम से बच्चे, टीचर, एक संस्कारित समूह निर्माण होता है। कर रहे हैं सारा। किसान संघ है, आज किसानों में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किसान संघ उनके बीच में खड़ा है और किसानों को एक देशभक्ति के साथ खेती करना और अपनी ऑर्गेनिक और ये सारा जो भारतीयता का वो है ठीक करे। आप, मेरे को लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे, उनकी उतनी उम्र नहीं है जितना समय जीवन का आपने संघ को दिया, आरएसएस को दिया। आपने करीब से अटल बिहारी वाजपेयी की भी कार्यशैली देखी, उनके भी अंदाज को बहुत करीब से आपने देखा है। और अगर मैं उससे ज्यादा करीब पहुंचूं तो आपने नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है। और आप तो गुजरात में भी रहे हैं, तो आपने तो उस आधार पे देखा है कि जब लोग सोचते भी नहीं थे कि ये कभी दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों की कार्यशैली में क्या अंतर आपको दिखाई देता है, और दोनों की कार्यशैली में आपको क्या लगता है कि किसको किससे बेहतर, क्या सीखना चाहिए अटल जी से आज के समय पर? देखिए, दोनों बातें होती हैं। अटल जी का युग अलग युग था। हाँ जी। उस समय के नेता, उस समय के लोग, ठीक है, अटल जी की चटकारेदार भाषण,
उसके कारण से उनकी पॉपुलैरिटी, हम्म ठीक है। हम्म इसलिए व्यक्ति का तुलना हम्म समय के उसमें अलग अलग से रहती है। वो एक समय था हम्म और उस समय में अटल जी ने बेस्ट परफॉर्मेंस की। लोग अटल जी करते थे। आज अटल जी से क्या सीखना चाहिए? अटल जी का आज देखिए, उस समय के उसमें जो उन्होंने किया, आज के परिप्रेक्ष्य में वो पूर्ण नहीं हो सकता है। आप समझिए इस बात को। आज जिस प्रकार के लोग हैं, आज जिस प्रकार के लोग और काम में हर डाल किस तरह से, अटल जी ने नथुराम गोडसे के बारे में जब उसने बोला किसी लेफ्टिस्ट उसने, तो अटल जी ने को गुस्सा आया। कहने लगे, अरे तुम इतने इतिहास के जानने वाले, तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? दुनिया में मैं प्रधानमंत्री बना हूं और दुनिया में तुम ये कहना चाह रहे हो कि अटल जी की पार्टी, अटल जी जिस संगठन से संबंधित है उन्होंने गांधी जी को मारा, ये प्रूव करना चाहते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और जो सारा घटना हुई, सारी जो उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, नेहरू जी थे उस समय इन्वेस्टिगेशन करने में। दूसरी हमारी सरकार नहीं थी, दूसरी सरकार थी, और उन्होंने क्लीन चिट किया कि नहीं, संघ के उसमें से संघ की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं। और हम आपको लगता है, चलो हम लगता है कि भाई हम इस तरह का काम करेंगे, हम गांधी जी को बापू मानते हैं, सम्मान देते हैं, और तुम इस बात को रेट लगाते हो। अटल जी का बड़पन था। अटल जी ने कहा कि नहीं, हम ये करके अपनी सरकार नहीं बचाएंगे। उस समय अटल जी का निर्णय दी बेस्ट था। मोदी जी या हमारे आज के जो नेता हैं, आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार के लोग, नेता, छिछोरापन, किसी भी बात को लेके, आप देखिए सोशल मीडिया में कैसी कैसी बातें आ रही हैं। और एक अजीब सी बातों का वो चलता है कि मुख्य मुद्दे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, व्यक्तिगत मुद्दों पे उतर गए। हनन कैसे होता है, वो तो एक प्राइमरी वो हो गया है। सारी दुनिया में नरेंद्र भाई कहीं जाते हैं तो गौरवान्वित होते हैं लोग। हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री आए और हमारे यहाँ तरह तरह की बकवास करते हैं, टिप्पणियां करते हैं। चलिए, तो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं विपक्ष नहीं कर रहा, ना, मैं परिस्थिति बता रहा हूँ। परिस्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। आज की परिस्थिति, उन परिस्थितियों में आपको सफलतापूर्वक इस देश का जो हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र की तरफ अगर जाना है, तो उस तरह की हर्डल्स को आपने येन केन प्राकेन, चाणक्य ने कितने कितने काम किए। उस समय कहते हैं चाणक्य तो भैया ऐसा था। कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी ने कैसे कैसे मरवाए लोग, धूर्त लोग। कहते हैं ना, भगवान राम की मर्यादा और कृष्ण जी की रणनीति, कूटनीति। ऐसे ही अटल जी की मर्यादाएं वो आज स्मरणीय, हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली हैं। और इसी तरह से नरेंद्र भाई और आज की सरकार की कूटनीति, ये जरूरी है। उस कूटनीति के अनुसार काम हो रहा है। अब अखाड़े में 2 पहलवान काम कर रहे हैं और हम उसके हाथ पर बांध देंगे, नहीं भाई आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। भाई अखाड़े में कुश्ती कर रहे हैं, जो दांव लगे लगाओ, हमको जीत चाहिए। और जीत भी किस तरह चाहिए? राष्ट्र के हित में जीत चाहिए, व्यक्तिगत हित जीत नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, विपक्ष अगर ऐसी बात करता है वो भी निंदनीय है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इधर लेकर आना चाहूंगी। आपके यहाँ भी तो ऐसे नेता हैं जो बोलते समय मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। उनके लिए भी तो वो सेम पेस में काम करना पड़ेगा। उसके लिए निकल जाएंगे, आज निकल जाएंगे। वो हमारे वंदनीय नहीं है ना, क्योंकि वो भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ह्यूमन बीइंग है ना, मैंने कहा ना, निकल जाएंगे। वो हमारे आदर्श नहीं है। आपने अटल जी और नरेंद्र भाई की तुलना की ना, उनकी तो नहीं की। बिल्कुल, दे आर नो वेयर। और आज निकल जाएंगे। निर्णय करने वाले हैं ना ऊपर, वो सोचेंगे भाई ऐसा व्यक्ति, इससे नुकसान। देखिए क्या होता है, हम किन चीजों को महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण ये बात है। किन बातों को महत्व देते हैं। कोई गलत काम भी हुआ है तो उस गलत काम में नीति, कूटनीति क्या है, वो महत्वपूर्ण है। तभी आरएसएस है, ठीक है ना, कि वो पुचकारती भी है और साथ में दंड भी देती है। दंड नहीं। बस। पर आपकी क्लास में बड़े शरारती स्टूडेंट्स हैं कुछ,
उनको भी दंड देना जरूरी है, मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मैं पूछूंगी, हो सकता है कड़वा सवाल हो, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है कि किसी को भी मार्क देना, अच्छा बुरा कहना बहुत जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि क्या कोई अच्छा कर रहा है, क्या कोई बुरा कर रहा है। आज अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, आपने उनको भी बहुत करीब से देखा है, आप गोरखपुर से भी कई बार ऐसी चीजें होती है, आप पूरे भारत में प्रवास करते हैं, ऐसा चीफ मिनिस्टर आप उनको कैसा आंकते हैं? देखिए, आज शक्ति करता है, लॉ ऑफ द लैंड लागू होता है। हाँ। और उसके लिए कुछ भी करना है, करना पड़ता है। ये अंतोगत्वा तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कि आज लॉ ऑफ द लैंड ये लागू होना चाहिए, और इसके लागू होने से ही देश की जो बहुत सालों से जो समस्याएं हैं, शेष समस्याएं आती जा रही हैं, करती जा रही हैं, उन समस्याओं का निवारण करना है, एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, सुखद जीवन बनाना है, खुशहाल जीवन बनाना है इस देश का। तो उसको लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड लागू करना पड़ेगा, उसमें कुछ भी हो, ठीक है। और जिसमें दम होता है लागू करता है। हम तो आप इन्हें दमदार मानते हैं? हम दमदार भी मानता हूं मैं, थोड़ा ये भी कहता हूं कि उसमें भी पक्षपात के बगैर कार्य करने चाहिए, और अधिक करना चाहिए। आपने 2-3 बार चाणक्य का नाम लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो चाणक्य को नहीं जानते। एज अ होम मिनिस्टर, क्योंकि मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ, या आप अंदर से जानते हैं क्योंकि आपने उनको भी बहुत करीब से देखा है, आपके बड़े अच्छे संबंध, आप अच्छे से जानते भी हैं, आप कितना कामयाब उन्हें मानते हैं एज अ होम मिनिस्टर? देखिए, इस समय आज की परिस्थितियों में जो समस्याएं रिजोल्व नहीं हो सकती थी, देश का सामान्य जन सोचता था कि यार ये कैसे होगा, कौन करेगा, ऐसी अनेकों समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। उसके कारण से लोग उनको तरह तरह से बोलते हैं, लेकिन अमित भाई एक अच्छे स्वयंसेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, पारिवारिक परिवेश अच्छा रहा है, और उनकी हर बात में गुस्सा दिखाना या थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड रहना, कुछ भी होगा, लेकिन अमित भाई ने कश्मीर समस्या है, हम सबको लगता था यार कैसे होगा, he did it। और मैं आपको बताता हूँ, समय आएगा कि ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा अगला प्रश्न यही था, अच्छा हुआ आसपास के जो छोटे छोटे देश बने कभी, सब भारत का हिस्सा है। यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी की सोच एक ही है? एक है। अच्छा। जब तक बीजेपी है तो आरएसएस का हिस्सा है, और आरएसएस का विचार अखंड भारत हमारा ध्येय है। वो कब किस रूप में आएगा ये अगला स्टेप है। इसमें आप बुलवाना चाहती है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं उस स्तर का नहीं हूँ कि मेरे बारे में 10% उठेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी अपेक्षा भी है कि इस जन्म में इन आंखों से, इन कानों से हम अखंड भारत को देख सकें, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर बहुत जाते हैं। मैं जाता हूँ, आपका प्रवास सबसे ज्यादा वहाँ होता है, ये मैं यहाँ बोलने की हिम्मत दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, आपका एक अलग लगाव। आगे भी गया हूँ, हाँ, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए है। गया हूँ मैं, लेकिन वो जरूरी है, वो आवश्यक है, और होगा ही। अखंड भारत होना है, ये हमारा ध्येय है। देखिए, जेरूसलम कुछ भी होगा, इजराइल शून्य में से इजराइल बन गया, क्यों बन गया? उनकी विल पावर, ठीक है। नेक्स्ट नाइट विल बी इन द जेरूसलम, नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन द जेरूसलम। जब मरता था व्यक्ति तो तब कह के मरता था, नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन द जेरूसलम। ये नहीं कहता था मेरा वहां खजाना दबा है, मेरा वहां है, वो ले लेना, ये ले लेना। ये हमारी कायरता है, हमारी वीकनेस है। हम नहीं कहते कि नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन द
ऑक्युपाइड कश्मीर, हम्म, वहां के लोग आए हुए हैं ना यहाँ, हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो अखंड भारत ये हम्म, हमारा सपना है, हम्म, हमारी अंत सपना नहीं, हम्म, ये आवश्यकता है। हम्म, भारत को महान बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, उसमें ये भी चीज आती है हम्म, कि जो हमारे पूर्वजों की कमजोरी के कारण से कहो, मजबूरी के कारण से कहो, जो हिस्सा हमारे से अलग हो गया, हम्म, परिस्थितियां निर्माण होंगी और उन परिस्थितियों का सोल्यूशन करते हुए हम उसको एक बनाएंगे। आप बहुत सारे आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, और क्योंकि आंदोलन आपको बचपन से ही मिला, आप बहुत छोटे से गांव से निकल कर आए, और आपने कहा कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन जो व्यक्ति बचपन से ही दर्शन और विवेकानंद पढ़ रहा हो वो बाहर क्या जाएगा, वो आरएसएस में आ गया। अन्ना आंदोलन देखा, उससे भी बड़ा महान आंदोलन जेपी आंदोलन। आपने किसान आंदोलन देखा, ये जो कॉकरोच पार्टी बनी है, ये जो अभी बात जैन जी की चल रही है, आप इसको कैसे लेते हैं? ये कैसे है देश के लिए? देखिए, ध्येय विहीन, हाँ। हम्म, ध्येय विहीन, हम्म, ठीक है। गांधी जी आंदोलन चलाते थे, हम्म, असहयोग आंदोलन चलाया, हम्म, इमेच्योर लोगों के पास हो हम्म, गया, हम्म, मारकाट हो गई, हम्म, ठीक है, हम्म, दंगे हो गए, हम्म, नुकसान होने लगा, हम्म, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। हाँ, गांधी जी एक मेच्योर्ड व्यक्ति थे, हम्म, मैं राजनीतिक नहीं कहता उनको, एक सन्यासी थे वो, हम्म, ठीक है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हम्म, इसी प्रकार से ये इस तरह की चीजें हम्म, देश की उन्नति में अवरोधक के रूप में आती है। इधर उधर प्रेरणा ले ली, लोग कई बार कहते हैं नेपाल में जैसे हो गया यहाँ ऐसा हो जाएगा। भारत भारत है, भारत की अपनी ताकत है, आइडेंटिटी है, कोई भी आकर के और यहाँ ऐसा निर्माण करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और उस एनर्जी को वो सार्थक एनर्जी लगाए ना, नारे ये ऐसा करने से क्या हुआ, समाधान है। अब मान लो पेपर लीक हुआ, ये हमारी आपकी वीकनेस है ना, हाँ, कोई तो लोग इन्वॉल्व है ना उसमें, हम उसको फाइंड आउट करें, और वो इस तरह के शोर शराबे की बजाय शांतचित होकर के अगर कहाँ कमी है उस पे बात हो, कमी है, हाँ, ठीक हो जाएगा। भाई सरकार के नीचे अब प्रधानमंत्री जी तो वहां नहीं बैठे हैं ना, उन्होंने भी तो कुछ कर्मचारी कुछ उसमें काम कर रहे हैं ना, अब उसको खोजना ये जरूरी है। और ये ऐसी नहीं हो, लेकिन समाज में इस तरह के लोग हैं जो नकल करते हैं, पेपर नकल माफिया एक बहुत बड़ा है ना। हाँ। अब हम छोटे थे तब, जब हमारे स्कूल में जब 8वीं का 10वीं का पेपर बोर्ड का होता था, तो दीवार से कूद करके पेपर लेके जाते थे, उसके आंसर लिख करके देके जाते थे बच्चों को, पीछे से ऐसा फेंकते थे। कितने साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए राजा, उस समय भी होता था ये, पर तरीका बदल गया, तरीका बदल गया। 60 साल पहले, 60 साल की बात है, ठीक है। तो इन चीजों को खत्म करना चाहिए समाज में से, इस तरह के जो अनआर्टिफिशियल जो वो नहीं है, हेल्दी वो आने चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए ना, एक 17 साल का बच्चा जो खुद एक स्टूडेंट है, वो सारी लूप पोल ले आता है, वो सारे एनालिसिस ले आता है, और यहाँ इतने विद्वान एकदम बुद्ध बने हुए लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता पेपर लीक हो गए, ऐसे हो गए, ये टेक्निक अपाई, ये चीजें। देखिए समझिए हाँ। क्या है, आप और हम पेपर दे रहे हैं, ठीक है, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ ये तो हमारा आपका विषय है ना। हाँ। 10 लोग इधर बैठे, बच्चे इधर बैठे, 10 इधर बैठे हैं, जो देखता है कि यार कुछ गड़बड़ है, बच्चा देखेगा ना, या उस बच्चे के पास जाएगा, चलो तेरे को पेपर चाहिए, पैसे दे, जा अपने पापा से बात कर ले, पापा के पास थोड़ी जाता है वो पेपर बेचने वाला, वो स्टूडेंट के पास आता है, तो स्टूडेंट बताएगा। लेकिन इतनी मेच्योरिटी अभी हमारे विद्यार्थियों में या हमारे समाज में नहीं आई है कि पहले बार जैसे पेपर आया तो तुरंत जिम्मेवार लोगों को बताया, देखो पेपर लीक हुआ है, तो वहीं रुक जाएगा वो, ठीक है ना। हमको समाज का मोरल हाई करना, इसलिए हमने कहा संस्कारित परिवार, लौट के फिर वो संघ की शिक्षाओं पर ही आना होगा। मैं संघ की नहीं कह रहा, मैं भारत का सूर्य कह रहा हूँ। हमने संस्कारित परिवार का, संस्कारित परिवार का मतलब है कि परिवार में बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, उसको अवेकनिंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। और उसके पास कहीं भी हुआ, उसको लगता है मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हुई है, चलो यार पेपर मिल रहा मैं टॉप कर लूंगा, उसको ये होना चाहिए नहीं,
पापा ये देखो हम्म। पेपर लीक हो गया, हम्म। ठीक हो जाएगा। हम्म। बुराई कब होती है? जब बुराई करने वाले लोग तैयार होते हैं। जब बुराई को रोकने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, बुराई रुक जाएगी। फिर वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके माध्यम से पेपर जाता है, वो टीचर जो पेपर सेट करते हैं, वो पूरा पेपर एक देते हैं, लेवल है। तो उनको जब हम संस्कारित करेंगे, टीचर्स को संस्कारित करेंगे, हम अब टीचर्स में मीटिंग कर रहे हैं ना, स्कूलों में कर रहे हैं, हम टीचर्स को कहते हैं तुम वेतनभोगी व्यक्ति हो या बच्चों का करियर बनाने वाले, राष्ट्र का निर्माण करने वाले टीचर हो। मुझे लगता है स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि टीचर पढ़ाने के अलावा बहुत सारे टीचर सम्मेलन और इनमें और इस तरीके से हो रहे हैं, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी का तक का मैं आपको हाल बता रही हूँ कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए तस्वीर में आना इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, उनसे आप पूछेंगे आप क्लास में कितने बच्चे हैं, यकीन मानिए उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन कहां कहां जाकर के दिख करके उनको प्रमोशन मिल सकता है, वो सारे सेमिनार्स पता होते हैं। यहाँ पे भी काम होना चाहिए। ड्रग है, अब यूनिवर्सिटी जितने भी हैं उनके कैंपस के चारों तरफ आप देख लीजिए ड्रग का प्रचलन पूरा है। आप देहरादून चले जाइए, क्या हाल है, मतलब जहाँ एक यूनिवर्सिटी उसके बराबर में एक नशा मुक्ति केंद्र बना रखा है, तो यहीं पे हमारी हार है। नहीं, वो इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि आज हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, उनके अंदर एक जज्बा भरें। थोड़ा विपक्ष की बात मैं कर लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष पे भी बात होनी चाहिए। ऐसी कौन सी 2-3 बातें आप मुझे बता दीजिए जो वाकई विपक्ष को बतौर विपक्ष सीखनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, पर लगातार वो सामने एक मजबूत पार्टी को देख रहे हैं, मजबूत सरकार को देख रहे हैं। आपकी नजर में विपक्ष को ऐसे कौन से कार्य करना चाहिए जो विपक्ष की तरह वो दिखाई दे? देखिए, कमियां सब जगह होती है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो राष्ट्र निर्माण की बात होती है, राष्ट्र के हित की बात होती है, अहित की बात होती है। जहाँ राष्ट्र के हित में कोई काम होता है उसमें मिल करके उसको ठीक करें। हाउ टू, दे शुड टेल द वे आउट, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये बताना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी क्या दिखती है आपको? ठीक है ना, विदेशों में ऐसा होता है ना, वहाँ ऑपोजिशन एक निर्णय लेता है, राष्ट्र हित के लिए मिलकर निर्णय लेता है। पहले हम जब छोटे थे देखते थे पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो ऑपोजिशन यानी अटल जी ऑपोजिशन में होते थे और कांग्रेस उसमें होते थे, मिल करके हम साथ हैं ऐसा बोलते थे। अभी भी बोलते थे बीजेपी आने के बाद भी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, ये भाव खत्म होता जा रहा है। तो ये चीजें जितना हेल्दीली ओपोजिशन काम करेगा, वो कहेंगे नहीं बीजेपी ओपोजिशन में ये क्या करते थे, चलो ये नहीं करते आप करो। अच्छी चीज जहां से शुरू हो जाए वही अच्छी बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी, भावराव जी देवरस राजनीति में काफी वो क्या करते, वो कहा करते कि कल्चर जो है, राजनीतिक कल्चर, दैट शुड बी इन फेवर ऑफ द कंट्री, चाहे ओपोजिशन की है या रूलिंग पार्टी है, वो भारतीय हैं, भारत के प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को अच्छा होना चाहिए जो समाज को ठीक दिशा दे सके। उनको चुनने वाले हर व्यक्ति को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, देखो हमारा एमपी है, कितना अच्छा उन्होंने तथ्य रखा है, ये होना चाहिए। और ओपोजिशन को ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार की कमियां रह जाती हैं। हाँ। सरकार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं कहीं अप टू द मार्क नहीं होंगे, उनकी कमजोरियां हैं, वो निकालनी चाहिए ताकि रूलिंग पार्टी भी अपने लोगों को ठीक रखे और सौम्यता से रखना चाहिए। आप तो भटका देते हैं ना, जाके अंदर मैं देखती हूँ सदन में वो मुद्दा भी लेकर आए तो ऐसे खिलाड़ी हैं सरकार के अंदर जो उनको मुद्दों से भटका देते हैं। हाँ, जब उनको मालूम है कि इसकी इंटेंशन ये है, हाँ। तो वो भी फिर उस तरह का रास्ता निकालते हैं। मैं उनका फेवर नहीं ले रहा, हाँ। लेकिन सरकार दोनों मिलकर के सरकार बनता है, जो रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन दोनों मिलकर के सरकार बनते हैं, उनको अपना अपना करते हुए ठीक से देश हित में निभाना चाहिए और उनको भी पारदर्शी
बाकी सबके लिए पारदर्शिता, उनके लिए नहीं है। हाँ, ये गलत है। हाँ, दोहरे मापदंड नहीं होने दोहरे चाहिए। मापदंड नहीं होने चाहिए। हम्म। उनको एक अच्छे व्यक्ति के नाते हम्म। वो सरकार के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि बन के गए हैं। उनको हर सरकार, समाज के हर दुखी व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति, हर वंचित समाज के किसी भी वंचित व्यक्ति की मजबूरियों को समझना चाहिए और ठीक प्रकार से चिंतन करते हुए, पॉलिसीज बनाते हुए उनकी उन सारी बातों को। एक नाम मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो थे तब तक शायद इतनी बार तो कभी किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन हर भाषण में जवाहरलाल नेहरू जी आ जाते हैं। अब इतना हो जाता है कि क्या कोई भी भाषण बिना नेहरू जी के पूरा नहीं हो सकता, या कोई भी समस्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो तो शुक्र मनाइए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पेपर लीक में भी ये ना बोल दें कि नेहरू जी आए थे, पेपर लीक करके चले गए, इसमें हमारी गलती नहीं। ये एक आम आदमी सोचता है जब भाषणों में नेहरू जी ज्यादा आते हैं और मुद्दा कम। देखिए रमा जी, क्या है, हर एक व्यक्ति की एक कार्यशैली होती है। मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री जी से मैंने ऐसे निवेदन किया हाँ, कि आपकी कार्यशैली बदल किया। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत कुछ सीखना है, पहली बार आया हूँ, अलग जिम्मेवारी, अलग बातें, अलग। ऐसे हर व्यक्ति के अपने एक कार्यशैली होती है। वो नए नए डोगमास, नए नए इश्यूज, हाउ आई कैन बी पॉपुलर, मैं ओपोजिशन पर किस प्रकार से आघात कर सकता हूँ, या मैं रूलिंग पार्टी पर कैसे आघात कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे वो एक दूसरे को करने का प्रयास करते हैं। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, उनको अधिक मैच्योर्ड होना चाहिए। अब भारत एक मैच्योर्ड रिपब्लिक कंट्री हो गया है। लोकतंत्र, पुराना लोकतंत्र हो गया हमारा। अब हमको लोकतंत्र की वो सारी बातें अच्छाइयां अपने व्यवहार में लानी चाहिए। ठीक है ना, किसी का भी नाम लेना, किसी का भी वो करना, आप मानते हैं गलत है? तो नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, गलत ठीक नहीं कह रहा मैं एक सहज सबके उस पर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूँ कि 100 साल हो गए। मेरे को एक घटना ये ध्यान है, मैं पढ़ता था उस समय, विद्यार्थी था, तो उसमें मास्टर जी हमारे बताया करते कि जापान हमारे बाद में आजाद हुआ, लेकिन आज जापान बहुत आगे बढ़ गया। तो हिरोशिमा तो जापान ने कहा भूल जाओ, गड्ढे में डाल दो इसको और स्टार्ट करो नया। उन्होंने बाहर से गाड़ियां खरीदी, उनको रखा अजायब घर में, उसमें से उससे अच्छी गाड़ी कैसे बन सकती है वो बनाओ। राष्ट्र निर्माण के ये भी तो बातें हैं। हाँ, ये बातें क्यों नहीं हमारे व्यवहार में आती? जापान आप घूमने के लिए जाएं तो उन्होंने उस जगह में चेंज नहीं किया है, बल्कि एक सबक के तौर पर सामने रख दिया है, यहाँ थे हम और देखिए कहाँ पहुंच गए हम, और आगे पहुंचेंगे। वहाँ ये दिखाई देता है। इसलिए हमारे समाज में भी आपको क्या लगता है, ये सिर्फ नेताओं तक रहती बातें? ये जो व्यवहार है, ये जो आचरण है, ये समाज में भी जाता है। इसलिए आज हम कहते हैं समाज को संस्कारित करना है, समाज की सोच को बदलना है, समाज में अच्छे संस्कार लाने हैं, अच्छा चिंतन लाना है। ये इसलिए कहना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे नेता प्रतिनिधि वो क्यों नहीं सोचते इन सब बातों को? तो ये भी तो संग करे। जब आप घर घर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहां भी घर घर हम जा रहे हैं संस्कार के लिए। लेकिन ठीक है, ये बात बिल्कुल कि भाई हमारे कर रहे हैं हम संघ के माध्यम से भी पंच परिवर्तन बोला ना, आह्वान किया है ना, उसमें ये बातें भी हैं। अभी आपने इतने सारे नेताओं की मैंने आपसे बात की, सब बीजेपी के नेता थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, कुछ कमियां बाकी हैं वो करना चाहते हैं। अब विपक्ष में कोई ऐसा नेता आपको दिखाई देता है जिसमें पोटेंशियल दिखाई देता है कि वो कुछ कर देगा? भाई अब मैं ऐसे एक एक व्यक्ति का विश्लेषण करने में, हमने कभी कोई एक दो नेता, नरेंद्र भाई को भी हमने थोड़ी पहले कहा कि भाई ये ऐसे होंगे। ठीक है, गुजरात में आए, सीएम आए, उनका व्यवहार आचरण, उनका परिवर्तन, गुजरात में जिस तरह का परिवर्तन किया, गुटबाजी होती थी, आपको मालूम है, सुरेश मेहता और ये वो क्या क्या सरकार गिरेगी, सरकार ये होगी, उसमें से उन्होंने जाकर के कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया, तो जय जयकार होगी। अब फिर वो यहाँ आए तो उन्होंने सारे उसमें से ऊपर दिया। हमें मालूम नहीं था कि इसकी इतना पोटेंशियल और इतना वो हो जाएंगे, आज इतने स्थान पहुंच जाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत सीधा है,
नहीं मुझे पता है आप मुझे घुमा रहे हैं, नहीं, मैं घुमा नहीं रहा। लेकिन मेरा नहीं, सवाल सीधा मैं ये है कह रहा हूँ, देखो कि आपके आगे विपक्ष है और मैं विपक्ष को आप बहुत आपको गंभीर वही लेते आ हैं। रहा हूँ। राजीव हाँ। गांधी, हम्म इंदिरा जी चली गई, हम्म राजीव गांधी आ गए, ठीक है। हम्म तो राजीव गांधी मिस्टर क्लीन हम्म कहलाए, हम्म मिस्टर क्लीन आ गए। हम्म नानाजी देशमुख ने भी हम्म वो किया, नानाजी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, हम्म। ऐसा नारा हुआ। अभी अभी की बात कर रही हूँ मैं, वो तो चले गए। अच्छी मेजोरिटी होगी, सुनो ना। हाँ। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई भी है, मनमोहन जी को किसने सोचा था कि वो आगे आ जाएंगे ऐसे, उसमें आगे सफल हो गए और एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर, एक इकोनॉमिस्ट अच्छे बने, देश में अच्छे हो गए। ऐसे आज भी कौन व्यक्ति किस रूप में एस्टेब्लिश हो जाएगा? जब लोग कहते हैं ना यार उनके पास कौन है, मैंने कहा ये नहीं कह सकते। यही तो मैं जानना ये चाह तो रही हूँ समय कि बताएगा। कौन है। नहीं, अभी तो मैं उसका वो नहीं कह सकता कि भाई ये व्यक्ति होगा या वो व्यक्ति अगर मैं होगा। ममता दीदी की बात करूं, हालांकि आज ना 3 में ना 13 में ये हाल हो गया है, हो गया कुछ आगे का हो गया, लेकिन ऐसा कोई नेता आपको नजर नहीं आता जो आगे नहीं, बोलेगा? मैं ममता जी के बारे में देखिए, ममता जी एक बार पूरे देश में ममता अर्जित करती थी। हाँ। एक एक लेडी एक साड़ी में, और कम्युनिस्टों जैसे चप्पल एक थैला, धूर्त उनको उन्होंने साफ कर दिया। अब यहाँ तक कहा जाए तो उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ था, लेकिन रूलिंग पार्टी में इतने सालों तक आने के बाद, मैं बंगाल में जाता रहा हूँ, मैं वहां के लोगों की पीड़ा सुनता था। तो उसने जिस प्रकार से सारा चलाया गोरख धंधा, तो मैं ऐसे मिलता था, एक महिला से मिला मैं, उसने कहा भाई साहब हमको कंप्लेंट भी नहीं करवा सकते, कंप्लेंट करवाने के लिए टीएमसी के लोकल ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उनकी कोई फीस होती है, फीस देनी पड़ेगी, तब हमको न्याय मिलता है। वो ममता जिसके प्रति वर्षों तक हमारा एक सद्भाव रहा, और उसके बाद इतना हो गया। हम भारतीय गैस परिषद की शाखा लगाने का प्रयास करते थे, लोग कहते थे अरे भाई साहब आप छोड़ो, हम नहीं कर सकते, हमने यहाँ से उजड़ के कहीं उधर नहीं जाना है, ठीक है। और फिर उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम उनको वो करके एक कम्युनिटी पर अत्याचार करना, उनके उसमें से ऐसा करना, तो उसका कहीं की जाती थी, लेकिन वो चली गई, जाने के बाद आज उसका कुछ बचा नहीं। अब बीजेपी को भी थोड़ा ठीक ढंग से अपना रूलिंग संभालें, अच्छा गवर्नेंस करें, उसको अच्छा बनाएं, डिटोरेटेड, खराब, डिस्ट्रॉयड, आप कुछ भी कह सकते हैं, उस राज्य को एक अच्छा संपन्न। एक आरोप लगता है कि लड़ेंगे तो वहां जब दोनों होंगे, सामने वाले को पूरा खत्म ही कर दो तो लड़ना ही क्या पड़ेगा। तो ये जो मैसेज जाता है, आपको नहीं लगता इसका लॉन्ग टर्म बहुत एक गलत असर आ सकता है? देखिए मैंने बता दिया ना, हाँ, कि ममता जब कम्युनिस्टों को हरा के आगे आई तो उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया ना, कर दिया ना, वो अकेली रही। ये बंगाल की नेचर हो सकती है। अब उसी तरह से बंगाली है ना वहाँ, सेम कर्मा रिटर्न, शासन में बंगाली है ना, और वही है जो टीएमसी में थे, और वही टीएमसी में कम्युनिस्ट थे। टीएमसी में भी कम्युनिस्ट ही आए ना, उन्होंने पहले कम्युनिस्ट के नाम पर अकेले राज किया, फिर टीएमसी के रूप में वो किया। अब बीजेपी में भी तो कोई गुजरात के तो नहीं है ना, महाराष्ट्र के तो नहीं है ना, बंगाली है। अब उनके खून में ऐसा है कि अकेला चलो, एकला चलो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें फेस करनी पड़ेगी। एक अच्छा श्रेष्ठ बॉर्डर राज्य है, उसको मजबूत बनाना चाहिए। बांग्लादेश को हमको सबक सिखाना है। बांग्लादेश में करोड़ों हिंदू हैं, समय समय पर माताओं बहनों पर बहुत कष्ट होता है, वहाँ उन पर बड़ा अत्याचार होता है, उसको ठीक सुपरविजन और उसको चैलेंज करना है। तो बंगाल हमारा बहुत सशक्त राज्य बनना चाहिए, और हमारी ये नीति है कि भी हम देश के हर कोने को अच्छा बनाएंगे। तो उसमें ये करना है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि बदले की भावना या उसको बिल्कुल ऐसा करना। ममता जी को सम्मान भी देना चाहिए, और एक महिला होने के नाते एक महिला सम्मान देना ही चाहिए।
संघ के लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं और कई चीजों का प्रचार नहीं करते, पर एक लाइब्रेरी हमेशा मिलेगी और वो हमेशा पढ़ते हैं और नई चीजों पे बात करते हैं। और मैंने आपको देखा है, आप फिल्में देखते हैं? देखते हैं, कभी मौका मिलता है तो। अभी लेटेस्ट कोई फिल्म देखी आपने? नहीं, ऐसा तो आप बताइए क्या है? नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, धुरंधर या कोई फिल्म देखी है? देखी नहीं है? उसमें तो इतनी सारी बातें ऐसी आई हैं जो बहुत पक्ष की भी हैं। नहीं, आप बताइए, मैं उसमें बताऊंगा। नहीं, आप फिल्म ही नहीं देखी तो नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी। वो धुरंधर क्या है? अच्छा, मतलब उसमें बताया गया है कि कैसे हमारे देश की जासूसी जो एजेंसीज हैं काम किया। उसमें एक श्रेय कहीं ना कहीं उस फिल्म को देखकर बहुत सारी चीजें अच्छी थी, पर ये आरोप लगने लगे कि ये बड़ा पक्ष का प्रोपोगंडा है, कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि हमने ये किया और पिछला ऐसा हुआ, नोटबंदी हो गई, हमने ऐसा कर दिया, एक खेप आ रही थी। ये अरे माँ जी, ये देखिए, हम तो राजनीति नहीं है, हम तो एक समाज। पर जो बच्चा इस फिल्म को देख रहा है वो तो सोचा आपने ऐसा किया होगा। राष्ट्र में समाज एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। आज सामाजिक नेतृत्व खत्म हो गया है। जो गांव में, शहरों में, समाज में अच्छा नेतृत्व होता था, जातियों के भी नेतृत्व होते थे, बड़े लोग होते थे, उनकी बात का महत्व होता था, वो खत्म हो गया। इसलिए हम ये प्रोपगंडा में, हम ये कोई फिल्मों के माध्यम से ये करना वो करना, इससे संस्कार नहीं दिए जा सकते, इससे लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। और इसलिए मैंने कहा कि पब्लिसिटी भी हो तो सार्थक हो। मैं 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी आप वन लाइनर दें। हाँ। महिला बिल के ऊपर इतनी तगड़ी बात हो रही है कि महिला बिल, ये सारी चीजें, कोशिश भी की जाती है कुछ ऐसे चेहरों के पोस्टर बनाने की, देखिए हम महिला को, पर वो समग्र महिलाएं नहीं है। महिला को लेकर संघ का प्लान क्या है? महिलाओं को लेकर संघ में क्या भूमिका है? क्योंकि मैं एक सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि जहां पर मैं देखती हूँ एक पूरी फौज खड़ी होती है पुरुषों की, संघ में महिलाएं कहाँ खड़ी हुई है? अरे, भारत विकास परिषद में आप किसी महिला से पूछो, हम महिलाओं को क्या बनाना चाहते हैं। महिलाओं को हम इस राष्ट्र की जननी के रूप में जो पूजा होती है, वो स्थान निर्माण करना चाहते हैं, और ये स्थान हमने निर्माण किया है। ठीक है। एक जिम्मेवार ममतामयी माँ, बड़ी महिला है, उसका ममता जागृत करना, उसके अंदर आत्मविश्वास, मेरा देश ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, ये ममता के साथ उसके अंदर एक चिंतन के साथ आत्मविश्वास आना चाहिए। मैं नेतृत्व की बात कर रही हूँ। है? नेतृत्व की बात कर नहीं, मैं नेतृत्व की बात वही कर रहा हूँ। हाँ। फिर नेतृत्व कैसे आएगा? जब तक महिला में आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा, महिला अपनी कुंठाओं में घिरी रहेगी, डिप्रेशन में घिरी रहेगी, 10 तरह के उसको कचोटने के लिए प्रताड़ना की शिकार रहेगी, उसका अत्याचार होगा उस पर, ठीक है। उसको कुछ भी, शोषित महिला कैसे वो नेतृत्ववान हो सकती है? हम कह रहे हैं शोषण मुक्त महिला, किसी भी प्रकार का, बचपन से लेके उस बच्ची को प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, उसकी बात की अहमियत होनी चाहिए, ताकि वो आत्मविश्वास से भरपूर हो। वो किसी भी स्टेज पर, किसी भी आयु पर, आई विल डू, नो पापा आई विल डू होना चाहिए। संघ की बड़ी मजबूत भूमिका रहती है। ये तो हम ये बनाना चाह रहे हैं, हम बना रहे हैं, बनाना नहीं चाह रहे, हम बना रहे हैं। सीता ने जनक को जब किसी ने प्रश्न पूछा, वो देवी कोई आई थी कि मैं पहले वो करूंगी ज्ञान का, वो क्या, तब सीता प्रश्न उत्तर करेंगे, तो जनक घबरा गए। तो उसने कहा, पापा आपकी आज्ञा हो तो मैं करूं। बेटा, हाँ पापा मैं करूंगी। आत्मविश्वास था ना। ये हर बच्ची के मन में, मैं ये करूंगी, मैं ये बनूंगी। पर उसके लिए जनक भी तो बनाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है ना, ये बना रहे हैं। वही बात मैं कर रहा हूँ। समाज में क्या आने वाले समय में नेतृत्व में संघ में भी महिलाएं दिखाई देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%। क्या नागपुर में भी महिलाओं की संख्या दिखाई देगी? अरे नागपुर छोड़ो आप, नागपुर
अब भारत क्या? विकास परिषद का तो मैं अभी पूछ लूंगी 6 महीने बाद की हाँ। कितना और तैयारियां हो गई, लेकिन मैं कहती हूँ क्या वहां पर महिलाएं संघ में दिखाई देंगी? भी नागपुर भूल जाओ आप। हाँ अब नागपुर हमारा मात्र नागपुर नहीं, पूरा देश हमारे हाँ उसमें है। हाँ। और आज इस प्रकार की महिलाएं, हम्म हम्म आदर्श महिला, हम्म सिर्फ दबंग महिला नहीं, आदर्श। हाँ पतियों के कान पकड़ के उठक बैठक लगवाने वाली नहीं, हाँ हाँ। परिवार का निर्माण करने वाली, हम्म परिवार को एक गौरवान्वित करने वाली हम्म और महिलाओं में नेतृत्व देने वाली हम्म ऐसी श्रेष्ठ महिला, तेजस्विनी महिला, हम्म। ऐसे हम निर्माण कर रहे मैं ये लेकिन पूछूंगी आपसे 6 महीने बाद। हैं। हाँ, अरे 6 महीने नहीं, अभी पूछना आप। हाँ, मैं अभी तो पूछूंगी कितनी निर्माण हो रही है, फिर मैं 6 महीने बाद पूछूंगी कि निर्माण होकर कितनी तस्वीरों में दिखाई दे रही मैं है। हर एक उसमें आपको बताऊंगा। मेरा आज का आखिरी सवाल है और मैं चाहती हूँ कि इसे आप कतई स्किप नहीं कर सकते, कंपलसरी है ये क्वेश्चन। मैंने स्किप नहीं किया नहीं, कभी। लेकिन ये सवाल मैं करने नहीं दूंगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ नहीं, आखिरी मैंने सवाल है। स्किप किया क्या? आज आप नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं तो आज क्या सवाल लेके जाएंगे? मैं जाता रहता हूँ। वो तो मुझे पता है, लेकिन आज आप क्या सवाल लेकर के जाएंगे? जैसे आप पहले 3 साल पूरा होने पे लेके गए थे, आज आपके मन में क्या है कि जहां आपको लगता है ये सवाल उनके आगे बेबाकी से रखा जाना चाहिए? मैं तो ये उनसे निवेदन करूंगा कि भाई संस्कारित भारत बनाने में हमारे राजनेताओं का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का चिंतन कैसे अच्छा हो सकता है। सिर्फ हम ही अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, अच्छे लोग बनो, अच्छे ही करो, ये इनफ नहीं है, काफी नहीं है। जो आज समाज में नेतृत्व करते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिनका है, सामाजिक नेता नहीं है और उनके स्थान पर आज राजनीतिक नेता हैं, उनकी सोच भी, चाहे वो टीवी के सामने हो या समाज के बीच में हो या समाज के साथ व्यवहार में हो, तो उनको भी संस्कारित भारत की उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितना संघ के बड़े से बड़े अधिकारी करते हैं या भिन्न भिन्न संगठनों में हम जैसे कार्यकर्ता करते हैं। ऐसा राजनीतिक लोगों का भी ये चिंता का विषय होना चाहिए। पावर कॉरिडोर में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई संगठन 100 वर्ष पूरा करता है तो वो केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि नई चुनौतियां लेकर आता है। मंथन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये संघ में रहा है। और एक चीज ये रही है कि जब तक सामने वाला जैसा रहेगा तब तक हम वैसे हैं। वो बदलेगा तो हमारी रणनीतियां भी बदलेंगी। इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन एक तैयारी ये भी करनी चाहिए कि आरएसएस 100 वर्ष पूर्व जैसे शुरू हुआ था, क्या वो अपने ध्येय पे अभी भी चल रहा है? क्या उसके पास आने वाले 900 वर्षों की प्लानिंग है? क्या 1000 वर्ष इसको कभी पूरे होंगे? तो क्या बेबाकी से वो कह सकेगा इस बात को, बोल सकेगा इस बात को कि हम इस ध्येय के साथ निकले थे और आज यहाँ खड़े हैं? ये आपके लिए, हमारे लिए चिंतन भी है और मनन भी।